हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है। वेलकम इन हजिलास आईएएस। आज तारीख 16 जनवरी 2026 है। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल को हम कवर करेंगे, स्पेशली द हिंदू से और बाकी अलग अलग न्यूज़ से भी। आज फिर से ईरान के रिगार्डिंग न्यूज़ आई है। ईरान के रिगार्डिंग हम न्यूज़ कल हमने एडिटोरियल डिस्कस करा था ईरान के रिगार्डिंग, तो आज ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ इसमें आने वाली एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी उसको दिखेंगे। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग न्यूज़ आई है। स्टारलिंक आपने सुना होगा कि एलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक में क्या होता है, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट अवेलेबल कराया जाता है। अब हम स्टारलिंक को ईरान के रिगार्डिंग को पढ़ रहे हैं। ईरान में क्या हुआ है, प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद करवा दिया। ठीक है, हम प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, बस देख रहे हैं हुआ क्या वहाँ पे। फिर प्रोटेस्ट इंटरनेट बंद करा दिया, पर स्टारलिंक का इंटरनेट अभी भी चल रहा है। प्रोटेस्टर्स स्टारलिंक के इंटरनेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इससे आप ये सीख सकते हो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी एक देश को अफेक्ट कर सकती है। एक इंटरनेशनल एफर्ट, स्टारलिंक यूएस का है, ट्रम्प साहब का कहीं ना कहीं एफर्ट होगा, हाथ होगा इसमें। एक इंटरनेशनल एफर्ट किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है देश को। ये तो ईरान के साथ हुआ है, इंडिया के साथ भी हो सकता है। तो हमें सीखना चाहिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखो। जयशंकर साहब ने ये बोला है कि जो इंडियंस ईरान जाना चाहते हैं वो मत जाओ। ईरान वालों ने बोल दिया है, ईरान के फॉरेन ऑफिशियल ने बोल दिया कि ईरान में जो इंडियंस रहते हैं वो इंडिया चले जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं अगली कुकीज़ काउंसिल के रिगार्डिंग न्यूज़ है। ये न्यूज़ की जो हिस्ट्री है, मतलब ये न्यूज़ का जो बैकग्राउंड है समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम इस न्यूज़ समझ पाएंगे। 2023 में, मई 2023 में मणिपुर में एक बहुत वायलेंस हो गया था। तो उसका पहले कारण समझते हैं, उस कारण का फिर एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट की वजह से ये न्यूज़ आई है। ठीक है, कारण क्या था वो देखो मणिपुर जो स्टेट है वो एक कटोरी की तरह है, एक बाउल की तरह है। उसमें ये जो पूरा आप देखोगे मैप में, ये जो एरिया है ये नागाज का है। ठीक है, नागाज कितने परसेंट पॉपुलेशन है, 24% पॉपुलेशन है, और ये हिली एरिया है। ठीक है, हिली एरिया में नागाज है। फिर अगेन ये पूरा वैली एरिया है, प्लेन एरिया है, और ये जो बाउंड्री वाला एरिया है पूरा हिली एरिया है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जो ये वाला एरिया है नागाज का है, यहाँ पर रहती है कुकी ट्राइब, और यहाँ पर मिक्स कुकी नागा सब रहते हैं। बीच में रहती है मैथिली। ये देखिए, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो मैथी ट्राइब है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन मैथी ट्राइब है, 53% पॉपुलेशन है। और ये 53% पॉपुलेशन ये जो बीच में रहती है। अब ये एरिया ज़रा कितना होगा, आपको क्या कोई अंदाजा लगा सकते हो आप कि ये एरिया कितना होगा? ये 10% का लैंड है। ये 10% के लैंड में 53% पॉपुलेशन रहती है। मैथी जो पॉपुलेशन है 10% में रह रही है, 53% पॉपुलेशन, पर रह अच्छी जगह पर रही है। यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, पर हिली एरिया में कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक जोग्राफिकल कंडीशन है वहाँ की। नागाज के पास सिर्फ हिल है, एक बढ़िया एरिया है, पर कोई फैसिलिटी नहीं है नागाज और कुकी के पास। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, मैथीज ने कोर्ट से बोला कि साहब हमें एसटी स्टेटस दे दीजिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है और हमें चाहिए, ज़रूरी है, बहुत कम लैंड एरिया में रह रहे हैं। तो कोर्ट ने, वहाँ के जो कोर्ट है उन्होंने दे भी दिया स्टेटस, और कोर्ट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भाई इन्हें स्टेटस दो, काम शुरू करो। जैसे ही ये न्यूज़ आई वैसे ही कुकी ट्राइब और नागाज ट्राइब ने क्या करना, आंदोलन करना शुरू कर दिया कोर्ट के सामने कि भाई उन्हें नहीं देना, क्योंकि अगर उन्हें मिल जाएगा ये स्टेटस तो क्या होगा, जब उन्हें स्टेटस मिल जाएगा तो वो अब मतलब एक तो एसटीडीएस मिलने की वजह से वो गवर्नमेंट में आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि वो हिली एरिया में अब लैंड बाय कर सकते हैं। जैसे ही अगर उन्हें एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो वो पहाड़ी एरिया में भी ज़मीन खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से कुकी ट्राइब्स को परेशानी हो सकती है। तो कुकीज़ और नागाज ने रिवोल्ट कर लिया, वायलेंस हो गया बहुत ज़्यादा। और ऐसे सिर्फ यही कारण नहीं था, और बहुत सारे कारण थे, जैसे ड्रग्स का कारण था, एक बहुत बड़ा कारण ड्रग्स था। और दूसरा इलीगल इमिग्रेशन, मतलब बाहर के लोग, म्यांमार के लोग इस तरफ आ गए, मणिपुर तरफ आ गए, बंगाली लोग इस तरफ आ गए, तो उसकी वजह से परेशान थे, ड्रग्स की वजह से परेशान थे। और ये सारी चीज़ों ने, इस चीज़ ने, रिजर्वेशन ने ट्रिगर कर दिया वहाँ के वायलेंस को, जिसकी वजह से बहुत सारा वायलेंस हो गया। 2023 में आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। अब उसके बाद कंडीशन क्या हुई, अब सेंट्रल गवर्नमेंट आई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले तो उसको रुकवाया। कैसे रुकवाया, वायलेंस को आर्मी लाके, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स आई, आर्मी आ गई, एक गैप क्रिएट करा गया, एक बफर जोन क्रिएट करा गया कुकीज ट्राइब और ये मैथी ट्राइब के बीच में। अब जो बफर जोन क्रिएट करा गया उससे परेशानी शुरू हो गई है, और उसका रिजल्ट आज सुनाई दे रहा है।
अब जब ये बफर जोन क्रिएट करा गया है, ये किसी हवा में तो क्रिएट नहीं करा गया होगा, ऐसे लैंड में क्रिएट करा गया है जहाँ पे कुकी और मैती दोनों रहते थे। तो यहाँ की जो कुकी ट्राइब तो उनको बोला कि आप पहाड़ों में जाओ, यहाँ की जो मैती ट्राइब तो उनको बोला कि आप यहाँ पे चले जाओ, वैली एरिया में चले जाओ। एक परेशानी ये हो गई कि भाई लोग अपने घर से बाहर निकल गए, पहली परेशानी जो भी फेस कर रहे हैं। दूसरी परेशानी ये हो गई कि कुकी जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं अब, वो वैली एरिया में जाना बंद कर दिया उनको बोला कि तुम वैली एरिया में नहीं आओगे, तुम वैली एरिया में आओगे तो लड़ाई करोगे। तो हॉस्पिटल की फैसिलिटी, एयरपोर्ट की फैसिलिटी ये अब कुकी ट्राइब्स नहीं ले पा रही हैं, दूसरी परेशानी। तीसरी परेशानी ये है कि वैली एरिया में कुछ कुकी लोग के, कुकी ट्राइब से घर थे। आपको पता है कि ये जो वैली एरिया में मैती वाले लोग पहाड़ी एरिया में नहीं ले सकते थे, क्योंकि स्टेटस अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। पर कुकी तो रह सकते थे ना, कुकी तो वैली एरिया में, एक प्लेन एरिया में रह सकते थे। तो कुकी एरिया का यहाँ पे लैंड था, तो वो लोग अपना लैंड अपने वो भी कहाँ हो गए, पहाड़ी एरिया में शिफ्ट हो गए। जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कुकी ट्राइब ऐसा बोल रही है, जो उनकी जोनल काउंसिल है वो ऐसा बोल रही है कि यहाँ पे जो हमारी ज़मीन थी, जो वैली एरिया में हमारी ज़मीन थी, उसको कब्जा कर रहे हैं मैती लोग। ये दूसरा परेशानी हो रही है। तीसरी परेशानी जो जोन काउंसिल ये बोल रही है कि हमें इतना सब हमने करा है, आपने बफर जोन क्रिएट कर दिया है, उसके बाद भी अभी तक, तब से 2023 से अब तक 250 लोग की किलिंग हो चुकी है, 7000 घर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, 360 वर्शिप प्लेस है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है 40,000 लोग का। ये बोल रहे हैं कुकी ट्राइब। सर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट साहब, अमित शाह साहब, आपने इतना काम करा है यहाँ पे, उसके बाद भी हम इतने परेशान हैं। आपने बफर जोन क्रिएट कर दिया, ठीक है, हम फिर भी इतने परेशान हैं। अब कुकी ट्राइब ये बोल रही है क्यों ना आप एक यूटी, यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर दो, ये बात बोल रही है कुकी ट्राइब। और यूटी में ट्राइब में करके हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, ताकि हम आराम से रह पाए, अपना खाना पीना चला पाए। ये वाली बात बोल रही है कुकी ट्राइब, और इसी चीज़ के ऊपर न्यूज़ आई हुई है। ठीक है, अब जो मैती ट्राइब और जो बाकी की ट्राइब है वो क्या बोल रही है। जो मैती ट्राइब है वो ये नहीं चाहती है कि उनका जो स्टेट है, मणिपुर है, वो डिवाइड हो। ठीक है, पहली चीज़। और बाकी, और अभी इसमें बहुत सारी परेशानी भी चली थी, नागा के साथ परेशानी चल रही थी, तो उसको भी अभी शांत करा गया है। एक एग्रीमेंट के साथ गवर्नमेंट आई है, तो वो एग्रीमेंट भी नहीं तोड़ सकती गवर्नमेंट। तो ये अपडेट है। और अभी गवर्नमेंट जो है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, वो ये नहीं चाहती है कि कोई एक नया स्टेट बन जाए। और ये कुकी ट्राइब ऐसा इसलिए भी चाहती है क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर देखा हुआ है कि लद्दाख अलग यूटी हो गया है। तो ये वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आज का न्यूज़ था वो हमने कवर कर लिया। अब थर्ड जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट साहब ने यूथेनेशिया के रिगार्डिंग एक फैसला सुनाया है। और ये फैसला बहुत इमोशनल भी था। एक बच्चा बिल्डिंग से गिर गया, 13 साल से हॉस्पिटल भर्ती है, उसके पेरेंट्स पूछ के अब जाके गवर्नमेंट आज सुप्रीम कोर्ट आज फाइनल फैसला सुनाएगी गुरुवार को। जो जज साहब है उन्होंने वीडियो कॉल में पेरेंट्स से बात करी। जज साहब ने पूरे डॉक्टर से बात करी, डॉक्टरी कमेटी से बात करी, तब जाके गवर्नमेंट इस फैसले में आई है, गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में आई है कि इन्हें यूथेनेशिया दिया जाए, मतलब पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए। ये न्यूज़ है, मैं समझाता हूँ ये पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, यूथेनेशिया क्या होता है। जैन धर्म का भी कोई एक कल्चर है, वो क्या होता है, मैं पूरा कहानी लेके आया हूँ आपके लिए। देखो, ये तो ऊपर बता दी, हम अंदर तो घुसते हैं, बैकग्राउंड में घुसते हैं। देखो, जैन धर्म में एक संस्कार, एक कल्चर है सलेखना का, जिसको संथारा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान अगर चाहे तो वॉलेंटरली अपना फूड और वाटर को छोड़ सकता है और अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर सकता है। और वो डेथ इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है ताकि उसे क्या मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। इसलिए क्या ये लीगल है? बिल्कुल ये लीगल है। संथारा इज लीगल इन इंडिया, सलेखना इज लीगल इन इंडिया। इस बात को याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वॉलेंटरली कर रहा है, खाना पानी छोड़ रहा है। ये इसके रिगार्डिंग 3-4 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी। एक इंदौर की छोटी सी बच्ची ने अपना खाना पीना छोड़ दिया था। उसने अपना खाना पीना छोड़ नहीं दिया था, उसके पेरेंट्स ने छुड़वा दिया था। तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी कि ये क्या हो रहा है जैन धर्म में, ये प्रैक्टिस सही है गलत है। तो और ये बहुत 3-4 साल से न्यूज़ चल रही है वाली। तो ये देखते हैं। ठीक है, तो ये सलेखना समझ में आ गया। अब है यूथेनेशिया कॉन्सेप्ट। यूथेनेशिया और सलेखना या फिर संथारा कह लीजिए, वो दोनों अलग अलग हैं। ये यूथेनेशिया में क्या होता है, यूथेनेशिया में इंटेंशनली
किल करी जाती है, डरिएगा नहीं। अनकंट्रोल्ड, अगर किसी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड पेन होता है तो डॉक्टर्स उसे इंटेंशनली उसकी लाइफ को एंड कर सकते हैं, ये है यूथेनेशिया। समझ में आ गया? अगर उसे अनकंट्रोल्ड पेन हो रहा है तो उसे उसकी लाइफ को उसका लाइफ सपोर्ट छीन लिया जाता है, तो वो है यूथेनेशिया इंटेंशनली। अब यूथेनेशिया कुछ टाइप है, अगर मैं बताऊंगा नहीं समझ में नहीं आएगा। एक है एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया, वॉलंटरी यूथेनेशिया और नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया क्या है? एक्टिव यूथेनेशिया मतलब ये है कि डॉक्टर बाय डूइंग एक्शन, डॉक्टर कुछ उसे दवाई दे रहे हैं, कुछ इंटेंशनली अलग से एफर्ट कर रहे हैं, बाय डूइंग एक्शन, इस बात को याद रखिएगा, करके उसे उसे उसके उसको उसको इंटेंशनली शांत कर रहे हैं, ये है एक्टिव यूथेनेशिया। अब पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है? पैसिव यूथेनेशिया में यह है कि एक इंसान है, एक मरीज है, एक पेशेंट है, वो बहुत बीमार है, अगर डॉक्टर उनको हेल्प नहीं करेंगे, अगर डॉक्टर एक्शन नहीं करेंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो जो पेशेंट है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो डॉक्टर एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जिंदा है। अब पैसिव यूथेनेशिया में ये होता है कि डॉक्टर का जो एक्शन है उसको स्टॉप कर दिया जाता है, डॉक्टर से बोल दिया जाता है कि अब आप कुछ मत करो, उसको उस पर छोड़ दो, वो अपने आप अपनी मतलब जो अपना जो जान है उसकी जो इंटेंशनली अपनी लाइफ खो देगा, वो खो देगा। तो एक पॉजिटिव सेंस में ले लो, उसे जो दर्द हो रहा है वो उससे मुक्ति पा जाएगा वो, ये है पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। वॉलंटरी यूथेनेशिया क्या है? वही एक्टिव, वो पैसिव यूथेनेशिया या कह लो, या फिर ये कह लो संथारा, वो अलाउड है, और नॉन वॉलंटरी अलाउड नहीं है, वो एक्टिव यूथेनेशिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया। अब पैसिव यूथेनेशिया में आ गया। अब यही सवाल, यही केस आया, केस ये आया सुप्रीम कोर्ट के पास कि एक बच्चा है वो 4 बिल्डिंग से गिर गया, उसका नाम है हरीश राणा साहब थे, छोटा बच्चा था वो जब वो गिर गया, उसके बाद इसकी पूरी 100% डिसेबिलिटी मिली, 13 साल तक तो वो हॉस्पिटल में रहा। 13 साल के बाद अभी उसके पूरे पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ इसको इंटेंशनली यूथेनेशिया दे दिया जाए, पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए। जैसे ही पैसिव यूथेनेशिया देने का नाम सुना कोर्ट साहब ने, कोर्ट ने जब सुना पैसिव यूथेनेशिया, तो उन्होंने बोला कि ये पैसिव यूथेनेशिया की हालत में हुए है कि नहीं, ठीक है, तो उसकी जांच कराई गई, तो मालूम चला वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट मतलब उसका हार्ट चल रहा है, वो सांस ले रहा है, पर उसका दिमाग अवेयर नहीं है, इस स्टेज में है वो, ठीक है। पर जनरली जो यूथेनेशिया है, पैसिव यूथेनेशिया उस स्टेज में दी जाती है जब मरीज को खाना ट्यूब से मिल रहा हो, उस वो किसमें हो, वेंटिलेटर में हो, इस कंडीशन में दी जाती है। खाना तो इसको भी अब ट्यूब से देना पड़ रहा था, इस बच्चे को भी, हरीश राणा साहब को भी खाना ट्यूब से देना पड़ रहा था। तो कोर्ट एक डाउट में था, कोर्ट्स एक डाउट में थे कि ये पैसिव यूथेनेशिया में है कि एक्टिव यूथेनेशिया, इसको अगर इंटेंशनली यूथेनेशिया दिया जाए तो वो पैसिव में आएगा कि एक्टिव में आएगा, ये डिबेट चलने लगी। पहले जो कोर्ट थे, पहले जो जज साहब थे, वो बोलते थे कि अगर इस कंडीशन में, मतलब ये जो जिस कंडीशन में है अभी, जिसे बोलते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेज, जिस स्टेज में अभी है, अगर इस स्टेज में उसे यूथेनेशिया दिया जाएगा तो वो एक्टिव यूथेनेशिया कहला जाएगा। अभी के जो पहले जो जज थे वो कहते थे, पर अभी के जो जज हैं, जो अभी करंट जज है, वो बोलते हैं कि अगर इसे हमें इंटेंशनली यूथेनेशिया दिया जाए तो वो पैसिव यूथेनेशिया के अंदर आएगा। और मुझे भी लगता है ये फैसला सही है। और ये जो फैसला लिया है जज साहब ने, अकेले में नहीं लिया, फैमिली से पूछा है, डॉक्टर की टीम से बात करी, तब जाके फैसला लिया है, और आज जाके फाइनल जो फैसला है वो ले लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये लिखा है आज टुडे फाइनल हियरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये है यूथेनेशिया की पूरी कहानी, मैंने बता दिया यूथेनेशिया क्या होता है, संथारा क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, एक्टिव पैसिव क्या होता है, और यहाँ ये जो केस है ये पैसिव यूथेनेशिया केस क्यों है, और कोर्ट को इतना टाइम क्यों लग गया ये पैसिव यूथेनेशिया को समझने में, ठीक है, मैंने बता दिया। आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है एडिटोरियल है ये, मिनरल एक्सप्लोरेशन डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है इंडिया में भी, राजस्थान में भी अरावली को एक्स माइनिंग की बात चल रही थी मिनरल के लिए, तो वही एक एडिटोरियल है। जो राइटर है उसने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी है, राइटर ने ये बोल दिया है कि 2 तरीके से हम मिनरल्स को ले सकते हैं। एक तो ये है कि डोमेस्टिक तरीके से, इंडिया के पास भी मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं डोमेस्टिकली, पर हम उसे निकाल लेना क्योंकि एनवायरमेंटल ये वो परेशानी आ रही है, परेशानी आ रही है कि परेशानी क्रिएट करी जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, फॉरेन सपोर्ट से
आई डोंट नो, आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। या एक तो डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली आप वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करो, उनसे बात करो और फिर एक ग्लोबल मैप बनाओ, ग्लोबल चेन बनाओ, ताकि आप उस रिसोर्स को ले पाओ, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर पाओ यूजेस मटेरियल के रिगार्डिंग। तो ये इंटरनेशनली है। इस एडिटोरियल में उन्होंने प्राइमरली इंटरनेशनल तरीके से हम किस तरीके से हंट कर सकते हैं मिनरल्स, उसके रिगार्डिंग बात करी है जो राइटर है उन्होंने, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि चाइना की मोनोपोली क्या है। अगर आप चाइना की मोनोपोली नहीं जानोगे तो आप मतलब इसको समझ नहीं पाओगे अच्छे से, बहुत अधूरा रह जाएगा ये एडिटोरियल आपके लिए। तो पहले चाइना का देखो, चाइना ने ये बोला है कि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल 70% है ग्लोबल शेयर का। चाइना के पास जो कंट्रोल है रेयर अर्थ मिनरल का वो 70% है वर्ल्ड का। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब समझते हो आप, प्रोसेसिंग मतलब वो ज़मीन से वो पत्थर निकालेगा, उसको प्रोसेस करके उसे मिनरल बनाएगा। ये टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास है। 90% है भाई साहब, 90%। परमानेंट मैग्नेट 94%, बैटरी मटेरियल 80 to 95%। बहुत सारा रेयर अर्थ मिनरल कलेक्शन, कंट्रोल और प्रोसेसिंग की पावर चाइना के पास है। इवन वो चाइना अब यूएस को भी कंट्रोल कर सकता है इस पावर से, इतनी पावर हो गई चाइना के पास। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस एडिटोरियल को सुनिएगा आप, ठीक है। चलिए, पहली जो मैंने बता दी आपको इंटरनेशनली होने वाला है। अब राइटर बताने वाले कि हम किस तरीके से इसको हंट कर सकते हैं, किस तरीके से मिनरल को हंट कर सकते हैं। अगर मिनरल को हंट नहीं करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलेगी, जो फ्यूचर होने वाला है। आपका जो सोलर पैनल है वो काम नहीं चल पाएगा, हम उसे नहीं बना पाएंगे, कंप्यूटर बनाने में प्रॉब्लम होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में प्रॉब्लम होगी हमें, ठीक है। अब देखो ये पार्टनर, हम किन किन कंट्री के साथ पार्टनरशिप में है इस मिनरल के लिए। तो पहला पार्टनर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक रिलायबल पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम 5 जॉइंट प्रोजेक्ट में लिथियम और कोबाल्ट में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, रिलायबल पार्टनर है। उसके बाद फिर जापान है। जापान टीचर है हमारा। जापान टीचर कैसे है? क्योंकि जापान हमें प्रोसेसिंग सिखा रहा है कि प्रोसेसिंग कैसे करी जाती है। मतलब आपने मिनरल निकाल लोगे ऑस्ट्रेलिया से, मिनरल ऑस्ट्रेलिया से ले लोगे, आप अफ्रीका से ले लोगे, पर उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसमें से काम की चीज़ें वो कैसे निकालनी है, वो हमें जापान सिखा रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि अफ्रीका से हम ले सकते हैं मिनरल, पर अफ्रीका से प्रॉब्लम ये है कि अफ्रीका ये भी चाहता है कि हम उनके यहाँ पे इंडस्ट्री भी बिल्ड करें। हम लोग बिल्ड करें, हम कर सकते हैं बिल्ड। अभी चांसलर आए थे जर्मनी के, उनसे हम ये बोल रहे थे कि पतंग उड़ाते उड़ाते हम उनसे बोल रहे थे कि चांसलर साहब आपके देश में जो कंपनीज़ हैं, इवन एमएसएमई जो कंपनीज़ है उसको हमारे यहाँ पे लगा दो। चांसलर साहब से हम ये बोल रहे थे। अफ्रीका हमसे ये बोल रहा है कि हम उनके यहाँ लगा दें। ठीक है भाई, लगा देंगे। ये एक परेशानी है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट ले आए, हमें खुद अपने देश में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तीसरा है यूएस से भी हम मिनरल लेते हैं, पर यूएस की परेशानी चल रही है कि यूएस थोड़ा सा ट्रम्प फैक्टर की प्रॉब्लम चल रही है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। यूरोपियन यूनियन के साथ परेशानी ये है कि वो ग्रीन माइनिंग को सपोर्ट करता है, उनके जो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग नियम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर है वेस्ट एशिया में है मिनरल, पर वहाँ पे 2 कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, वो बहुत रिच हैं, वो खुद निकालेंगी मिनरल वहाँ से। फिर है रशिया इज़ अ वाइल्ड कार्ड, पर प्रॉब्लम रशिया के साथ ये है कि रशिया वॉर में है और इंटरनेशनल सैंक्शंस पर लगे रहते हैं। आप रशिया से दोस्ती करते हो, इसका मतलब ये है कि आप बेकार का देश हो। तो ये सारी परेशानी चल रही है, ये सारी हमारे देश हैं और उन देशों के साथ ये परेशानी चल रही है। अब ये परेशानी का सॉल्यूशन ये है कि हम और भी दोस्त बनाएं। और भी दोस्त हमारे पास कौन से हैं? राइटर ने बताया है। राइटर बताते हैं कि लैटिन अमेरिका और कनाडा जो 2 नए दोस्त बन रहे हैं हमारे, ये एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ से भी हम मिनरल ले सकते हैं। लैटिन अमेरिका के पास लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, कनाडा के पास भी है। और लैटिन अमेरिका में हमारा एक फर्म भी खुली, इसका नाम है काबिल। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है अर्जेंटीना में, ये भी हमने शुरू कर दिया है। कनाडा के साथ हमारी दोस्ती बेकार हो गई थी इलेक्शन से पहले, आपको मालूम था वो खालिस्तान मूवमेंट, वो सब परेशानी चल रही थी। पर अभी रिलेशनशिप थोड़े सुधरे हैं वहाँ पे, इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद तब से। और ये इसका सबूत ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी ट्राइलेटरल डील हुई है, मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ। तो ये हमारी आगे की चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, मिनरल ले लिए। सपोज मिनरल ले लिए, दोस्ती कर लिया, आपने नए दोस्त बना लिए, पुराने दोस्त साथ परेशानी चली तो नए दोस्त बना लिया आपने। अब मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक है प्रोसेसिंग। सर हमने यहाँ से लिए, प्रोसेसिंग कहाँ से करवाएंगे हम इसे? वर्ल्ड लेवल पर देख रहे हैं, डोमेस्टिकली तो हम कुछ देख नहीं रहे इस एडिटोरियल में।
वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं प्रोसेसिंग, तो वर्ल्ड लेवल में हम एक्सट्रैक्शन हम अफ्रीका से, कनाडा से, लैटिन अमेरिका से कर सकते हैं, पर प्रोसेसिंग के लिए हम जापान की हेल्प ले सकते हैं, गल्फ कंट्री की हेल्प ले सकते हैं, यूएसए की हेल्प ले सकते हैं, यूरोप की हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। पर यहाँ से अगर हमें हेल्प लेना है तो हमें यूरोप से अगर हेल्प लेना है तो हमें ESG एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट नॉर्म को अच्छे से फुलफिल करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा। सिर्फ बात नहीं करनी पड़ेगी, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें वहाँ से मिनरल मिल रहा है, तब जाके जो ग्लोबल वेब है मिनरल का और जो इस इंडस्ट्री में हम फ्यूचर में हम सस्टेन कर पाएंगे। ये बात राइटर ने बोला है। ये एडिटोरियल अच्छा है पर अधूरा है, क्योंकि ये डोमेस्टिक को इंश्योर ने मतलब बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल बात कर रहा है। पर लगभग हमें इंटरनेशनल तो मालूम चल गया कि किस कंट्री से हम मिनरल ले रहे हैं, किस चीज़ में हम लैग कर रहे हैं और कहाँ से हम प्रोसेसिंग करवाएंगे और कब कैसे हम ग्लोबल वेब बना के हम ये मिनरल्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा एडिटोरियल वो है मेंटरशिप से रिलेटेड। अगेन ये एजुकेशन, स्किल, सोशोलॉजी वाले टॉपिक से आ जाएगा। ठीक है, मेंटरशिप में क्या है, इसमें पहले तो जो राइटर बताते हैं कि मेंटरशिप क्या होता है, ज़रूरी क्यों है, वगैरह वगैरह। उसके बाद बताते हैं कि मेंटरशिप के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम लॉन्च करा है, वो बताते हैं। देखते हैं मेंटरशिप पर, इसको एडिटोरियल शुरू करते हैं। देखो मेंटरशिप क्या है, एक ह्यूमन ब्रिज है ये। देखो जो गवर्नमेंट है वो बना देगी कॉलेज और इंडस्ट्री बना देगी जॉब। अब इन दोनों के जो बीच का जो गैप है वो कौन फुलफिल करने वाला है, एक ह्यूमन हेल्प चाहिए पड़ती है। उस हेल्प को एक नया नाम दे दिया है मेंटरशिप। ठीक है, ये वाली बात है। इनका क्या जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि 40 मिलियन लोग, 40 मिलियन मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 40 मिलियन इज इक्वल टू 400 लाख पॉपुलेशन। 40 मिलियन लोग हायर एजुकेशन में, हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में, 10 मिलियन लोग बच्चे जो हमारे वो जॉब मार्केट में एंटर कर चुके हैं। चैलेंज ये है कि ये जो एजुकेशन से लेके जॉब मार्केट जो रास्ता है ना वो किसी को पता नहीं है, वो रास्ता क्लियर नहीं है। जो लोग अच्छे कॉलेजेस में हैं, जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, जो फर्स्ट जनरेशन जिन बच्चों ने एजुकेशन नहीं ली है, उनको तो पता है कि ये करने के बाद ये मिल जाएगा, यहाँ पे ये जॉब है, आईटी करना फ़ायदा है, फ्यूचर एआई है, वो उन्हें पता है। पर जो बच्चे फर्स्ट जनरेशन है, जिनके पास जेंडर बैरियर हैं और जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो क्या करेंगे। यहाँ पे मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट आता है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर के पास लिमिटेड एक्सपोजर होता है, उन्हें पता नहीं होता, वो छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं, उन्हें नहीं पता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, बेंगलोर में क्या हो रहा है। जेंडर बैरियर में विमेंस स्कूल नहीं जा पा रही टॉयलेट की वजह से, वॉशरूम फैसिलिटी वजह से स्कूल नहीं जा पा रही हैं, वो सोशल नॉर्म, सेफ्टी बैरियर, लो कॉन्फिडेंस की वजह से परेशान है। फिर अब तीसरी परेशानी आई है कि एआई आ गया है। एआई की वजह से ये परेशानी आ गई कि जो एंट्री लेवल जॉब्स है, जो सिंपल जॉब्स है, जो जॉब्स लो स्किल मांग रही थी, उसमें भी एंट्री होना मुश्किल हो गई है। तो अब जो ये जो परेशानी है ना, ये इस कॉलेज से लेके जॉब तक का जो रिलेशन है, जो गैप है, उसको फुलफिल करना एक बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। यहाँ पे एंटर होती है मेंटरशिप। अगर कोई इंसान आए जो आपकी हेल्प कर दे, जो आपको कॉन्फिडेंस दे, सेल्फ बिलीफ दे, जो आपको नेटवर्क अवेलेबल कराए, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ इंटेलिजेंस अवेलेबल कराए। अगर आप आईआईटी से हो तो आपको मालूम चलेगा जो एलुमनाई चीज़ होती है, जो सीनियर्स होते हैं वो हेल्प कर देते हैं जो उनकी जूनियर्स की, जिससे ईजी एक रास्ता बन जाता है। आपने फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो, पॉडकास्ट में जो हमारे ज़ेरोधा के फाउंडर निखिल कामत जी का पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट में एक पॉडकास्ट था, उसमें ये बोला था कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी बनाने वाले थे, वो 2 लड़के जो थे, उनको परेशानी आ रही थी, वो समझ में रहा था कैसे काम करें। तो उन्होंने अपने सीनियर्स की हेल्प ली, तो फिर उनका सीनियर गया उनके पास बैंगलोर, उनकी हेल्प करी, तब जाके काम हुआ। पर जो बच्चे फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन है, जो बच्चे नए नए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में है, वो अच्छी एजुकेशन में नहीं है, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे करा जाए। तो वहाँ पर मेंटरशिप वाली बात आई है। वाई इट वर्क फॉर इंडिया, एक तो ये हो गया कि भाई ये बच्चे हो गए। उसके बाद दूसरी परेशानी यंग वुमेन, बहुत सारी जो लड़कियां हैं, मतलब एजुकेशन ले रही हैं, पीएचडी कर रही हैं, 80% वुमेन 70% वुमेन पीएचडी कर रही हैं, पर वो जॉब में नहीं जा रही हैं।
है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उनका बहुत कम है। तो ये सारी परेशानी के लिए आ गया। और मैन के पास फिर भी लिंक होता है, वीमेन के पास लिंक नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एक बस एग्जाम्पल ये है कि किस तरीके से मेंटरशिप काम करती है। तो एक सक्सेस स्टोरी है, लिंक्डइन कोच ग्रुप है, इसने ये प्रूफ करा है कि अगर मेंटरशिप हो तो 2015 से ग्रुप चल रहा है, अगर मेंटरशिप हो तो 1 मिलियन यंग एडल्ट को आप जॉब दिलवा सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो। ये एग्जाम्पल ही प्रूफ करा है। तो गवर्नमेंट ने ये सब देख के एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया है। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत ऐड करा है मेंटरशिप टू द नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में। ठीक है, तो गवर्नमेंट का स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने सब ध्यान में रखते हुए ये करा है कि मेंटरशिप को एक नई प्रकार की एक जॉब को, एक स्किल को बनाया है। और कर्नाटका और तेलंगाना हैव स्टार्टेड मेंटरशिप प्रोग्राम इन ऑल देयर कॉलेज। कर्नाटका और तेलंगाना ने तो शुरू भी कर दिया है मेंटरशिप प्रोग्राम इनके कॉलेजेस में। और ये ऐसे सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे मेंटर टुगेदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो 15-15 साल से काम कर रही हैं। ठीक है, राइटर ने बता दिया कि मेंटरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है, राइटर ने ये बता दिया कि भाई इंडिया क्या कर रहा है। अब राइटर ये बताएंगे कि ये जो प्रोग्राम इंडिया शुरू कर रहा है मेंटरशिप के लिए, जो इंस्टीट्यूशन बना रहा है इंडिया, उसको वो इंस्टीट्यूशन हल्के में नहीं बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्लियर स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर लेसन होना चाहिए, सेफ गार्डिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराना चाहिए। और ये एक ग्लोबल एफर्ट, एक मूवमेंट की तरह काम करना चाहिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट की तरह काम करना चाहिए। गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, सबको एक साथ आना चाहिए। गवर्नमेंट को, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन को लेसन करिकुलम बनाना चाहिए इसके रिगार्डिंग, कॉरपोरेट्स को, फिलेंथ्रोफी, रिसर्च, सबको अपना अपना काम, अपना अपना जो हेल्प है वो देना चाहिए। तब जाके ये जो मेंटरशिप वाली चीज़ है ये फुलफिल हो पाएगी। देखो एजुकेशन मतलब ये जो इमोशन, हेल्प, मेंटरशिप, ये वाली चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम थी, मैथ्स के डाउट या फिर जो बेसिक लेवल पे परेशानी थी, वो हमें एआई हमारी हेल्प कर देता है, रोबोट्स हमारी हेल्प कर देते हैं। पर ये जो होता है ना एक ह्यूमन टच, वो कहाँ नीड है, उसके बारे में बात कर रहा है राइटर। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी परेशानी है। कॉलेज के बाद बच्चा कौन सी जॉब लेगा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसको फुलफिल करने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम था। अब आखिरी जो न्यूज़ है हमारी वो है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। ये न्यूज़ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यूपीएससी में और बाकी हर एग्जाम में। देखो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कल न्यूज़ आई थी कि 1.33% इन्फ्लेशन है हमारे अभी दिसंबर महीने का, ये इन्फ्लेशन बता रहा है। और इसमें जो बता रहा है वो इस एडिटोरियल में जो बात है वो है बेस ईयर के रिगार्डिंग बात है। किसके बारे में बात है? बेस ईयर। बेस ईयर क्या हो गया है? 2024 हो गया है। 2012 पहले बेस ईयर था, अब बेस ईयर 2024 हो गया। इसके बारे में बात हो रही है। राइटर ने बिल्कुल भी ये बेस ईयर कॉम्प्लेक्सिटी शब्द का यूज़ नहीं करा ज़्यादा। राइटर ने बहुत सिंपल समझाया है राइटर ने इस चीज़ को। राइटर ने ये बोला है कि सपोज़ आपको महंगाई कैलकुलेट करनी है, और महंगाई कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को अगर महंगाई कैलकुलेट करनी है तो वो 2012, सपोज गवर्नमेंट को कैलकुलेट करना है कि फूड में कितनी महंगाई बढ़ गई है, और गवर्नमेंट अगर 2012 के जो गेहूं के प्राइस है या फिर ये कह लो कि 2012 के राइस के प्राइस को कैलकुलेट करके अभी 2026 की महंगाई कैलकुलेट करे तो वो गलत है। राइटर ने ये बोला है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी बेस ईयर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बेस ईयर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? 2024 कर दिया है। ठीक है, ये एक बात राइटर ने बताई कि 2012 पहले करते थे पर उसको चेंज करा। क्यों चेंज करा? क्योंकि वो पुराना था। उस तरीके से अगर हम महंगाई कैलकुलेट करें तो बेकार हो जाएगा। राइटर ने एक एनालॉजी भी दी है थर्मामीटर वाली। राइटर ने बोला कि अगर आप देश कितना स्ट्रांग है, देश में कितनी महंगाई है, उसके लिए थर्मामीटर अगर आपने गलत लिया है तो फिर जो रिजल्ट आएगा, दवाई आएगी, वो सारी गलत होगी। इसलिए आपको जो थर्मामीटर है, जो टेम्परेचर, जो महंगाई देखने का जो रेडार है, वो 2024 लेटेस्ट होना चाहिए। पहली बात उन्होंने ये बोली। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सिर्फ प्राइस के बारे में बात नहीं बोली कि 2012 में ये प्राइस था और आप 2012 के प्राइस यूज कर रहे हो। उन्होंने ये बोला कि 2012 में हम गेहूं खाते थे, हमारी पॉपुलेशन गेहूं खाती थी, पर अब 2025-26 में हमारे बच्चे गेहूं नहीं खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं या नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं। 2012 में हम रामायण, DD1 या डिक्स देखते थे। अब क्या देख रहे हैं हम? नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन प्राइम देख रहे हैं।
क्या आप महंगाई जब कैलकुलेट कर रहे हो, गवर्नमेंट से राइटर बोल रहे हैं कि क्या आप जब महंगाई कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम या पिज्ज़ा का प्राइस जोड़ रहे हो? 2012 में अगर आपको महंगाई कैलकुलेट करनी है तो मत जोड़ो, क्योंकि हम करते ही नहीं थे उस टाइम पे। अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स हम यूज़ नहीं करते थे उस टाइम पे, पर अब तो कर रहे हैं। अब तो कम से कम इन चीज़ों के दाम ऐड करो अब महंगाई कैलकुलेशन करने में, ये राइटर साहब ने बोला है। और गवर्नमेंट ने सिर्फ बेस ईयर को अपडेट नहीं करा है, गवर्नमेंट ने अपनी कैलकुलेशन करने के तरीके को भी अपडेट करा है। एक एग्जांपल से बताऊंगा मैं, कोई फोटो वगैरह है लाया हूं मैं ग्राफ, पर एक एग्जांपल सुनो आप। सपोज आपके स्कूल की मार्कशीट है ना, जैसे आपकी स्कूल की मार्कशीट है वैसे ही गवर्नमेंट एक मार्कशीट यूज़ करता है महंगाई कैलकुलेट करने के लिए। ये मार्कशीट देख लो आप, फूड बेवरेज, जैसे अपनी मार्कशीट में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होते हैं ना, तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो शीट यूज़ करता है वो है ये फूड बेवरेज, सर्विसेज, हाउसिंग, ये शीट यूज़ करता है। अब सपोज 1950 है, 1950 में आपके मैथ में आ गए 80 नंबर मान लेते हैं, फिजिक्स में आ गए 70, 60, केमिस्ट्री में आ गए 60, हिंदी में आ गए 80 नंबर। ये अगर नंबर आ रहे हैं आपके 1960-70 में, तो आपको मान लिया जाएगा कि आप स्किल्ड हो और इस नंबर के दम पे आपको जॉब भी मिल जाएगी। पर क्या इन नंबरों को देख के आज जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। आज की जॉब जो है वो स्किल पे होती है, स्किल पे। आज जो मार्कशीट बनती है, जो सीबीएसई जो मार्कशीट बनाता है, 10th क्लास की सीजीपीए सिस्टम चलता है, उस मार्कशीट में सिर्फ ये नहीं लिखा रहता कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कितने नंबर लेके आए हो। उस मार्कशीट में ये भी लिखा रहता है कि आपने स्पोर्ट्स में कैसे करा, आपने ग्रुप डिस्कशन में कैसे करते हो। जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनकी मार्कशीट अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा, बच्चे का डिसिप्लिन कैसा है, ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं वो भी लिखा रहता है। तो वही राइटर साहब ने बोला कि साहब आप सिर्फ गेहूं चावल के दाम और हाउसिंग सर्विस इसको देख के आप महंगाई कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। आज के टाइम पे महंगाई देखने का तरीका अलग हो गया है। लोग अपना एक्सपेंडिचर खाने में ही नहीं कर रहे हैं। अर्बन एरिया में लोग खाना कम खा रहे हैं और किराया ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। अलग अलग चीज़ों को आपको मद्देनज़र, आप जो देखने का, जो आपने मार्कशीट बनाई थी 2012 में, जिन चीज़ों को आप कंसीडर कर रहे थे 2012 में महंगाई कैलकुलेट करने के लिए, उन चीज़ों को अब अभी भी यूज़ कर लो आप, पर और भी अपनी जो मार्कशीट है उसको अपडेट करो। जैसे स्कूल्स ने, जो बड़े बड़े स्कूल्स ने अपडेट करा है अपनी मार्कशीट को कि वो बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सब्जेक्ट नहीं बताते, वो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर भी ऐड करते हैं। वैसे ही आप अपन को भी महंगाई कैलकुलेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करती है आम जनता, उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए, नेटफ्लिक्स वगैरह को भी कैलकुलेट करना चाहिए और अपडेट करना चाहिए। पहले 2012 में जो वेटेज था, जैसे अभी फिर से मार्कशीट का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर सपोज मैथ में आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए हैं और हिंदी में आपके अगर सपोज आपके 40 नंबर आए हैं 100 में से, तो आगे पेरेंट्स खुश रहेंगे कि दुखी होंगे? आगे पेरेंट्स खुश होंगे, बोलेंगे ढोल में बजा के कि हमारा बेटे को हिंदी नहीं आती पर मैथ में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आया। क्यों वो पेरेंट्स खुश हैं? क्योंकि पेरेंट्स जो वेटेज देते हैं मैथ को वो ज़्यादा है ना। अगर उल्टा हो जाए, हिंदी में 100 आ जाए पर मैथ में आपके 0 आ जाए, तो पेरेंट्स बता भी नहीं पाएंगे बाहर कि भाई हमारे बच्चे के हिंदी में 100 में 100 आए। पेरेंट्स प्राउड नहीं करेंगे इस बात का, क्योंकि हिंदी तो क्या है, सबको हिंदी आती ही है, ये बात सोची जाती है। ठीक है, तो ये वाली बात है। वैसे ही यहाँ पे फूड में वेटेज है। पहले वेटेज फूड बेवरेज में 45% था, अब वेटेज कितना है? 39% करने की बात बोली है। अब ये फिक्स नहीं है, अपडेट होने वाली है 2000 नेक्स्ट ईयर में 26 में, अभी आने वाले जून जुलाई में तक ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आपकी पूरा क्लियरली है जो शीट है वो आ जाएगी, तब मैं बता भी पाऊंगा। अभी पूरा क्लियरली आई नहीं पाई, इसलिए मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। सर्विस में 28% है, अभी उसको कम करके उसको बढ़ा के 32% करना पड़ेगा। हाउसिंग में 10% है। अर्बन एरिया में हाउसिंग अगर आप देखो तो मुंबई दिल्ली चले जाओ तो 20,000-30,000 रुपये तो हाउसिंग के लग रहे हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंस का लेवल है, जो वेटेज है, उसे भी गवर्नमेंट चेंज कर रही है। इस एडिटोरियल को प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस एडिटोरियल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है।
उसके बाद न्यू वेटेज की जो लिया है उन्होंने, और जो वेटेज जहाँ से ले रही है वो हाउसिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे गवर्नमेंट लेटेस्ट डेटा ही ले रही है। इस बात को याद रखिएगा। पहली चीज़ ये याद रखिए, बेस ईयर चेंज हो रहा है। बेस ईयर पहले 2012 था, अभी बेस ईयर क्या है, अभी बेस ईयर 24 होने वाला है। और डेटा कहाँ से ले रही है, हाउसिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से डेटा ले रही है। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट अपनी लिस्ट को अपडेट कर रही है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा बाकी और अलग अलग टॉपिक ऐड कर रही है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहले नहीं थे, उसको ऐड कर रही है। OTT प्लेटफॉर्म को ऐड कर रही है। रेंट के जो ये मैंने बताया दूसरा वाली हो गई। तीसरी चीज़ है कि वेटेज को चेंज कर रही है। वेटेज पहले फूड को ज़्यादा वेटेज था, रेंट को कम वेटेज था, तो अब रेंट का वेटेज बढ़ा रही है, फूड का वेटेज कम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। अभी लिस्ट आ जाएगी और ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के करंट अफेयर यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।